गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम शुरू करेंगे चैप्टर 3 ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर्स। उसके जनरल प्रिंसिपल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो जब हम ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर्स करते हैं तो हम उसको 3 फेजेस में देखते हैं। एक होता है इमरजेंसी फेज, एक होता है रिहैबिलिटिव केयर और एक होता है हमारा डेफिनेटिव केयर एंड रिहैबिलिटेशन। इमरजेंसी केस में क्या होगा, ये कब शुरू होता है? एट द साइट ऑफ एक्सीडेंट। ठीक है, इसमें ये इंपॉर्टेंट होता है राइस क्या होता है? रेस्ट। ठीक है, स्प्लिंटिंग कर देंगे। स्प्लिंटिंग हम देखते हैं क्या होता है। आइस थेरेपी टू रिड्यूस द स्वेलिंग, कंप्रेशन टू रिड्यूस स्वेलिंग एंड एलिवेशन ऑफ द लिम्ब टू अगेन रिड्यूस द स्वेलिंग। ठीक है, अब स्प्लिंटिंग क्या होता है? स्प्लिंट होता है कि कोई भी एक सपोर्ट दे देना लिम्ब को और उसको उससे टाई कर देना सो दैट वो लिम्ब को हिला ना पाए। ठीक है, स्प्लिंटिंग कैसे करेंगे? पहले तो सारे रिंग्स और बैंगल्स हटा देंगे। ठीक है, फिर कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, मैगजीन हो, कार्डबोर्ड हो, कुछ भी हो, उसको फ्रैक्चर्ड लिम्ब से स्प्लिंट कर देंगे, बांध देंगे। ठीक है, एनी ग्रॉस डिफॉर्मिटी है तो उसको ट्रैक्शन से कर सकते हैं। फिर डिस्टल पल्सेस फील करेंगे और अगर डिस्टल पल्स नहीं फील हो रही तो इमरजेंसी कंडीशन है, फिर क्विक असेसमेंट करेंगे नर्व्स का। आप देख सकते हैं दिस इज स्प्लिंटिंग। ठीक है, सप्लाई बिफोर एंड आफ्टर स्प्लिंटिंग। एडवांटेज क्या है? पेन रिलीफ होगा कि मूवमेंट नहीं होगी, फर्दर डैमेज नहीं होगा। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस होंगे जैसे फैट एम्बोलिज्म, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक और ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाएगी। आइस थेरेपी में हम आइस अप्लाई करेंगे टू रिड्यूस द पेन एंड स्वेलिंग। ठीक है, कंप्रेशन करते हैं क्रेप बैंडेजेस यूज करके, ये मेक श्योर करेंगे कि वो ज़्यादा टाइट ना हो। लिम्ब को एलिवेट कर देंगे अबव द लेवल ऑफ हार्ट। ठीक है, फिर इमरजेंसी केसेस में सून आफ्टर मस्कुलोस्केलेटल ट्रॉमा वन हैज़ टू एक्ट इन अ कोऑर्डिनेटेड वे। सबसे पहली चीज़ जो आप करोगे वो है बेसिक लाइफ सपोर्ट। इफ़ पेशेंट शॉक में है तो बिफोर एनीथिंग आपको बेसिक लाइफ सपोर्ट करना होगा। पहले हम ये देख लेते हैं वुड स्प्लिंट्स कौन से होते हैं। ये वुडन प्लैंक हो गया, क्रैमर वायर हो गया, थॉमस स्प्लिंट हमारे कॉलेज में है। इन्फ्लेटेबल स्प्लिंट नहीं है, हेड हॉल्टर स्लिंग भी नहीं है शायद। थॉमस स्प्लिंट बहुत कॉमन होता है। ठीक है, तो ज़्यादातर अटेंशन किसको देनी है? हेड इंजरी, चेस्ट इंजरी, एब्डोमिनल इंजरी को। एनी ब्लीडिंग है तो उसको पहले ही स्टॉप कर देना है बाय गिविंग लोकल प्रेशर। ठीक है, फ्रैक्चर लिम्ब को करना है टू एग्जामिन करना है, ये देखने के लिए कि कोई इंजरी तो नहीं है ना नर्व्स और वेसल्स में। ठीक है, और ये भी देखना है कि बैंडेजिंग टू टाइट तो नहीं है। ठीक है, वरना कंपार्टमेंट सिंड्रोम होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, फिर हम उसको कंफर्टेबल बनाएंगे बाय इंट्रामस्कुलर एनाल्जेसिक। सस्पेक्टेड है तो नारकोटिक्स को अवॉइड करेंगे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देंगे। ठीक है, और फिर उसको अब रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस के लिए भेजेंगे। ठीक है, तो अब हम आते हैं डेफिनेटिव केयर में। अब डेफिनेटिव केयर में क्या है कि पहले हमारा एम था कि फ्रैक्चर यूनाइट कर जाए, पर अब हमारा एम क्या है कि फ्रैक्चर यूनाइट तो करे पर वो प्री इंजरी लेवल पे आ जाए, क्योंकि हो सकता है वो यूनाइट करे तो वो मैल यूनियन में चला जाए। ठीक है, तो अर्ली इमोबिलाइजेशन करते हैं हम, इसमें हम अर्ली मोबिलाइजेशन करते हैं लिम्ब का टू प्रिजर्व जॉइंट फंक्शन एंड मसल फंक्शन। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर्स है। ठीक है, तो उसमें हम एनाटॉमिकल रिडक्शन एंड स्टेबल फिक्सेशन प्रेफर करते हैं। डायफाइजल एंगल में हम सिर्फ अलाइनमेंट और लेंथ देते हैं। इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर्स ज़्यादा सीवियर होते हैं इन कंपैरिजन टू डायफाइजल एंगल्स, क्योंकि वो जॉइंट को इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, स्टेबल है फ्रैक्चर तो नॉन ऑपरेटिव मेथड्स यूज़ करेंगे, और अगर मतलब अनस्टेबल है तो ऑपरेटिव यूज़ करेंगे। ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? रिडक्शन, इमोबिलाइजेशन, प्रिजर्वेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, रिडक्शन क्या टेक्निक होती है कि जो फॉर एग्जांपल हाथ पहले ऐसे था, अब वो ऐसे हो गया फ्रैक्चर के बाद, तो फिर से उसको ऐसे लाइन में लाने के लिए जो भी हम मैनूवर्स करते हैं उसको रिडक्शन कहते हैं। को ऑपरेटिवली हो सकता है, नॉन ऑपरेटिवली हो सकता है। अगर ये नॉन ऑपरेटिवली होता है उसको क्लोज कहते हैं, अगर ऑपरेटिवली होता है तो उसको ओपन रिडक्शन कहते हैं। इमोबिलाइजेशन करते हैं सो दैट जो रिड्यूस्ड बोन है अपनी पोजीशन पे स्टे करे, उसके लिए हम प्लास्टर लगा सकते हैं या फिर इंटरनल फिक्सेशन कर सकते हैं। ठीक है, फिजियोथेरेपी थ्रू आउट द ट्रीटमेंट चलेगी। ठीक है, फिर मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, नॉट ऑल इट शुड बी यूज, डिपेंड करता है। अगर फंक्शनल यूज, ट्रीटमेंट बाय फंक्शनल यूज ऑफ द लिम्ब,
ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे फ्रैक्चर रिब या स्कैपुला, इनमें कोई इमोबिलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है, तो इन फ्रैक्चर को यूज करो डिस्पाइट द फ्रैक्चर, एनाल्जेसिया दो, ठीक है, और स्प्लिंटिंग कर दो फॉर बेसिक पेन रिलीफ, और ये अपने आप ठीक हो जाएंगे। ट्रीटमेंट बाय इमोबिलाइजेशन अलोन, ठीक है। तो फ्रैक्चर्स विद सिग्निफिकेंट डिस्प्लेसमेंट वेयर डिस्प्लेसमेंट इज ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस, मतलब कि कोई नर्व कोई वेसल इंजर नहीं हो रही है तो उसको इमोबिलाइज कर दो, अपने आप ठीक हो जाएगा। क्लोज रिडक्शन नॉन ऑपरेटिवली होगा, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, माइल्ड सेडेशन या एनेस्थीसिया के अंदर होगा, और इसमें हम प्लास्टर कास्ट लगा देंगे, ठीक है। फिर हमारे पास आता है क्लोज रिडक्शन एंड परक्यूटेनियस फिक्सेशन, ये उन फ्रैक्चर्स के लिए करते हैं जो क्लोज, एक तो इनको रिड्यूस किया हमने क्लोज रिडक्शन की, अगर ये फिर भी अनस्टेबल है और फिर से डिस्प्लेस कर सकते हैं तब इनमें परक्यूटेनियस डिवाइसेस लगा सकते हैं, जैसे के वायर रश पिन्स, ठीक है। ये एक्सटर्नल सपोर्ट के लिए फिर प्लास्टर और स्प्लिंट लगा देंगे। ओपन रिडक्शन, अगर इंट्राआर्टिकुलर फ्रैक्चर है और बिल्कुल एक्यूरेट रिडक्शन चाहिए सो दैट जॉइंट हिले डोले ना, स्टेबल फिक्सेशन, अर्ली मोबिलाइजेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस, ठीक है। ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन से होगा। फिर मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी आजकल में यूज़ करते हैं, इससे क्या करते हैं कि फ्रैक्चर को ओपन नहीं करते, इमेज इंटेंसिफायर यूज़ करके ही उसको रिड्यूस कर देते हैं, यूजिंग इंटरनल डिवाइसेस लाइक रॉड्स एंड प्लेट्स, and it is the devices are introduced to small incisions using specialized instruments. इसका एडवांटेज क्या है कि ब्लड सप्लाई प्रिजर्व रहेगी और अर्ली यूनियन, अर्ली रिकवरी एंड लेस पेन होगा, एंड कॉस्मेटिक भी अच्छा रहेगा कॉस्मेटिकली, ठीक है। फिर हम आते हैं, हमने पढ़ा रिडक्शन, इमोबिलाइजेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फंक्शन में 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं। तो रिडक्शन में क्या है कि नॉट ऑल फ्रैक्चर्स रिक्वायर रिडक्शन, ठीक है, या तो अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है या फिर डिस्प्लेसमेंट इज इमटेरियल टू फाइनल आउटकम, कोई फर्क नहीं पड़ता डिस्प्लेसमेंट से, तो हमें रिडक्शन करने की जरूरत नहीं है। जैसे क्लैविकल है बच्चे की, अगर वो फ्रैक्चर हो जाती है तो उसको आपको रिड्यूस करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही ठीक हो जाती है, ठीक है। अब कभी कभार क्या होता है, इम्परफेक्ट अपोजिशन हो जाता है फ्रैगमेंट्स का, तो इस वजह से क्या क्या हो सकता है, एंगुलेशन आ सकती है एंड मैल अलाइनमेंट हो सकता है, ठीक है। ये और इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर्स में बहुत कॉमन है, ठीक है। फिर हम आते हैं रिडक्शन के मेथड्स, हमने बता दिया क्लोज मेथड्स है, जनरल एनेस्थीसिया के अंदर करते हैं, ठीक है, और ये मोस्ट कॉमन, रिड्यूसिंग मोस्ट ऑफ द कॉमन फ्रैक्चर्स के लिए होता है, ठीक है। और हम कैसे फील करते हैं, हम फील करते हैं कि बोन डिस्प्लेस कैसे अलाइन हुई है, सॉफ्ट टिश्यू के हेल्प से, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि परफेक्ट रिडक्शन हो हर केस में, पर एक्सेप्टेबल होना चाहिए, नॉर्मल फंक्शन आ जाए वापस, ठीक है। फिर इमोबिलाइज कर देंगे। फिर हम आते हैं कॉन्टिन्यूस ट्रैक्शन, इसमें क्या होता है, काउंटर फोर्सेज होती है विच डू नॉट अलाउ रिडक्शन टू हैपन, विच विल नॉट अलाउ रिडक्शन टू हैपन और कॉज रीडिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो मसल फोर्सेस हो सकती है, ग्रेविटी फोर्सेस हो सकती है, वो क्या चाहेंगे कि रिडक्शन ना हो, ठीक है। जैसे इंट्राटोकैट्रिक फ्रैक्चर हो गया हमारा, ठीक है, फीमर का, तो नेक ऑफ फीमर का जैसे, तो उसमें मसल्स अटैच होंगे, वो ऊपर खींचेंगे नीचे खींचेंगे, वो नहीं चाहेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, कॉन्टिन्यूस ट्रैक्शन देना होता है। इसका क्या रीज़न है कि वंस फ्रैक्चर इज it is for this reason that once fracture so treated becomes sticky and has little possibility of redisplacement, the traction is discontinued and fracture supported in plaster cast healing, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस ट्रैक्शन देते हैं। कॉन्टिन्यूस ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि उसके पैर में कोई जैसे आप देखते हैं ईंट वगैरह बांध देना, ठीक है, तो वो ट्रैक्शन क्या करेगा, फ्रैक्चर को ट्रीट करेगा, उसको रिड्यूस करके रखेगा और इमोबिलाइज भी करने में हेल्प कर देता है, ठीक है। अब बहुत सारे फ्रैक्चर्स ऑपरेटिवली यूज होते हैं, तो हम कॉन्टिन्यूस ट्रैक्शन नहीं करते हैं। ओपन रिडक्शन होता है, सर्जिकली एक्सपोज करेंगे फ्रैगमेंट को, आंखों के मतलब अंडर द सुपरविजन ठीक करेंगे, ठीक है। इसको ओआरएफ कहते हैं मोस्ट कॉमनली, ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन, ठीक है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस ओआरएफ डिपेंड करता है फैसिलिटी की अवेलेबिलिटी एंड ट्रेनिंग ऑफ द सर्जन, ठीक है। पोटेंशियल रिस्क होता है सर्जरी के,
पर वो ओवरलुक किए जा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिसएडवांटेज ऑफ नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट। ठीक है, अगर ओपन क्लोज रिडक्शन नहीं हो पा रहा है तो भी हम ओपन रिडक्शन करते हैं। ठीक है, इंडिकेशंस क्या होंगे? एब्सोल्यूट इंडिकेशंस पढ़ते हैं कि आप क्लोज रिडक्शन नहीं कर पा रहे हो। इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर्स है, डिस्प्लेस्ड एपिफाइजियल फ्रैक्चर्स है टाइप 3 एंड 4। मेजर अवल्जन फ्रैक्शन है। अवल्जन फ्रैक्शन क्या होता है कि जो मसल है वो पीस ऑफ बोन को अपने साथ ले जाते हैं, जैसे फ्रैक्चर ऑफ पटेला या फिर मैल यूनियन है। ठीक है, इंडिकेशंस। ठीक है, इमोबिलाइजेशन, द रीजन फॉर इमोबिलाइजिंग मे बी टू प्रिवेंट डिस्प्लेसमेंट और एंगुलेशन, टू प्रिवेंट द मूवमेंट दैट माइट इंटरफेयर विद यूनियन एंड टू रिलीव पेन। इमोबिलाइजेशन अगेन ऑपरेटिव नॉन ऑपरेटिव से हो सकता है। तो ये होता है स्ट्रैपिंग, नॉन ऑपरेटिव मेथड्स पढ़ रहे हैं तो उसमें स्ट्रैपिंग होता है। तो फॉर एग्जांपल जो अगर फैलिंग्स का है तो उसको स्ट्रैप कर दो दूसरे फिंगर से तो वो हिलेगी नहीं। स्लिंग यूज कर सकते हैं अपर एक्सट्रीमिटी में। ठीक है, और एक ट्रायंगुलर स्लिंग होता है फॉर क्लैविकल। कास्ट इमोबिलाइजेशन कर सकते हैं, इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज करते थे, अब आजकल में कास्टिंग टेप्स वगैरह भी यूज करते हैं। ठीक है, प्लास्टर ऑफ क्या है, जिप्सम सॉल्ट है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इरिवर्सिबल है, सेट करके ड्राई हो जाता है। फिर ये नेम ऑफ द क्लस्टर्स दे रखे हैं। ठीक है, शोल्डर स्पाइकर शोल्डर इमोबिलाइजेशन की वजह से होता है। कोलीज कास्ट कोलीज फ्रैक्चर्स की वजह से होता है। ह्यूमरस में हम हैंगिंग कास्ट या फिर यू स्लैब दे सकते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्लास्टर कैसे होंगे? एक तो वो होंगे जो रेडीमेड होंगे और एक होंगे जो प्रिपेयर्ड किए जाएंगे कॉटन बैंडेजेस को प्लास्टर पाउडर में डुबो के। ठीक है, पूरे सर्कमफ्रेंस में लगता है, जो प्लास्टर है पूरे सर्कमफ्रेंस में लगता है ऑफ द लिम्ब। ठीक है, सम फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है कि इमोबिलाइज द जॉइंट्स अबव एंड बिलो द फ्रैक्चर। अगर फीमर फ्रैक्चर हुई है तो मुझे नी जॉइंट और एंकल जॉइंट को भी इमोबिलाइज करना पड़ेगा। एंड इमोबिलाइज जॉइंट्स इन फंक्शनल पोजीशन, इसका मतलब क्या है कि देयर आर एक्सेप्शन बीइंग कोलीज फ्रैक्चर एल्बो को इमोबिलाइज नहीं कर सकते, इज नॉट इमोबिलाइज एंड रिस्ट इज ऑल्सो नॉट इमोबिलाइज, हो सकता है उसको फंक्शनल पोजीशन में रखना पड़े। ठीक है, पैड करेंगे लिम्ब को एडिकेटली स्पेशली बोनी प्रोमिनेंसेस में। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है प्लास्टर ट्रीटमेंट की? इम्पेयर्ड सर्कुलेशन या फिर टाइट कास्ट, कंपार्टमेंट हो सकता है, क्लोज कंपार्टमेंट। टिश्यू इडिमा एंड हिमाटोमा हो जाएगा फ्रैक्चर के बाद, तो प्रेशर बढ़ जाएगा कास्ट में, दैट लीड्स टू इम्पेयरमेंट ऑफ द सर्कुलेशन टू एक्सट्रीमिटी। ठीक है, अर्ली डायग्नोसिस बाय हाई सस्पेशन high index of suspicion can prevent disastrous complications like gangrene। बहुत ज़्यादा पेन होगा, स्ट्रेच पेन होगा, स्वेलिंग होगी फिंगर्स में, फिंगर्स मूव नहीं कर पाएंगे, हाइपोएस्थीसिया होगा, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाएगा डिजिट्स का टाइट कास्ट में। एंड इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? बाय एडिक्वेट पैडिंग। ठीक है, एंड एलिवेटिंग द एक्सट्रीमिटी फॉर फर्स्ट 2 to 3 days आफ्टर द कास्ट एप्लीकेशन। प्लास्टर सोर्स हो सकते हैं। ठीक है, इट इज़ इनएडिक्वेट पैडिंग की वजह से होता है। फिर से वही है, इनर सरफेस अगर इरेगुलर तो इससे हो सकता है। ठीक है, तो क्या होगा? पेन आउट ऑफ प्रोपोर्शन होगा, सोर फॉर्मेशन हो रही है इसमें, फ्रेटफुलनेस होगी, डिस्टर्ब स्लीप होगी, रिकरेंस ऑफ स्वेलिंग ओवर टोज एंड फिंगर्स, लो ग्रेड फीवर, पैच ऑफ ब्लड और सोकेज ओवर द कास्ट। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय वही विंडो बनाने की जरूरत होती है कास्ट में, और इट इज सो दैट इट इज पॉसिबल टू ड्रेस द स्मॉल सोर। अगर अब ये नहीं हो पाया तो प्लास्टर को हटा के फिर से लगाएंगे, नया प्लास्टर लगाएंगे। ये है फंक्शनल ब्रेस, प्लास्टिक ब्रेस है ये, फंक्शनल ब्रेस है। इसमें जॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं होते हैं, तो फ्रैक्चर अपनी पोजीशन पे रहेगा पर जॉइंट्स कैन बी मोबिलाइज्ड। कॉमनली ये स्टेबल फ्रैक्चर्स ऑफ टिबिया एंड ह्यूमरस के लिए यूज होता है। ये सपोर्ट करता है यूनियन को और स्टिफनेस प्रिवेंट करवाता है। The brace is applied after fracture becomes sticky in experienced hand. The rate of fracture healing is compared to the other methods. It is useful. फिर हमारे splints and traction। ठीक है, थॉमस स्प्लिंट वेरी पॉपुलर है फॉर लोअर लिम्ब। ठीक है, इसका डिसएडवांटेज क्या है कि प्रोलॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन एंड कन्फाइनमेंट टू बेड, बेड सोर्स हो सकते हैं ऐसे लोगों में। ठीक है, जैसे बेड सोर्स, चेस्ट इन्फेक्शंस। ऑपरेटिव मेथड्स की बात करते हैं। ओपन रिडक्शन तो हमने कर लिया। फिक्सेशन में इंटरनल, और एक्सटर्नल फिक्सेशन हो सकता है। एक्सटर्नल फिक्सेशन
is usually indicated in situations for some reason where internal fixation can't be done. हम हमेशा internal fixation को prefer करते हैं, ठीक है. तो in this fracture is fixed internally with help of metallic and non-metallic devices, ठीक है. जैसे इम्प्लांट्स हो गया, स्टील वायर हो गया, स्क्रू प्लेट हो गया, के वायर हो गया, कर्शनर वायर, इंट्रामेडुलरी नेल्स हो गया, ठीक है. स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं, टू विच बॉडी इज इनर्ट. कब करेंगे? जब फ्रैक्चर इतना अनस्टेबल है कि उसकी एक्सेप्टेबल पोजीशन जो है नॉन ऑपरेटिव मेथड से नहीं हो पा रही है, ठीक है. कुछ उन लोगों में जिनमें रिजिड इमोबिलाइजेशन चाहिए in order to secure rigid immobilization and to allow early mobility in the patient, तो उसमें भी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है. और उनमें जिनमें एसोसिएटेड न्यूरोवैस्कुलर इंजरी है, ठीक है. स्टील वायर्स हो सकती हैं, ठीक है. कर्शनर वायर्स हो सकती हैं, इंट्रामेडुलरी नेल्स हो सकते हैं. फिर ये मेडुलरी कैविटी सच एज लॉन्ग बोन्स ऑफ फीबिया, लॉन्ग बोन सच एज फीबिया एंड टिबिया, फीमर एंड टिबिया में कर सकते हैं. स्क्रूज हो सकते हैं, प्लेट्स एंड स्क्रूज हो सकते हैं, ठीक है. कॉम्बिनेशन में भी यूज़ कर सकते हैं. तो ये हो गए हमारे सारे. इसमें से हमें कौन से पता होना चाहिए? हमें शाफ्ट ऑफ फीमर से रिलेटेड पता होने चाहिए. इंटरट्रोकैंड्रिक फ्रैक्चर में ये डायनामिक हिप स्क्रू इंपॉर्टेंट होता है, के वायर्स इंपॉर्टेंट होती है, कंप्रेशन प्लेट्स इंपॉर्टेंट होता है, लॉकिंग कंप्रेशन प्लेट्स इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है. फिर हम आते हैं ये वाला. ये क्या है? एक्सटर्नल फिक्सेटर. ये है एक्सटर्नल फिक्सेटर और ये है इलिज़ारोव रिंग फिक्सेटर. एडवांटेज क्या होते हैं इंटरनल फिक्सेटर के? कि मॉडर्न टेक्निक है, मिनिमल देयर इज मिनिमल नीड फॉर एक्सटर्नल इमोबिलाइजेशन, अर्ली मोबिलिटी होगी, जॉइंट्स डू नॉट गेट स्टिफ, मसल फंक्शंस रिमेन गुड, कॉम्प्लिकेशंस ड्यू टू कन्फाइनमेंट टू बेड आर ऑल्सो अवॉइडेड. डिसएडवांटेज क्या है? कि इन्फेक्शन हो सकता है, नॉन यूनियन हो सकता है, ठीक है. एक्सटर्नल फिक्सेटर्स की बात करते हैं तो स्टील फ्रेम होता है आउटसाइड द लिम्ब, पिन्स परक्यूटेनियसली हेल्ड करती है बोन को एंड आर कनेक्टेड आउटसाइड टू द बार विद द हेल्प ऑफ क्लैम्प्स, ठीक है. हम तब करते हैं एक्सटर्नल फिक्सेशन में, इंटरनल फिक्सेशन नहीं कर सकते ड्यू टू रिस्क ऑफ इन्फेक्शन. पिन फिक्सेटर्स होते हैं, ठीक है. रिंग फिक्सेटर्स होते हैं, इसमें हम के वायर्स यूज करते हैं. फेज 3 होता है रिहैबिलिटेशन फेज. ये होता है एट द टाइम ऑफ इंजरी. कब शुरू होगा? टाइम ऑफ इंजरी टिल द मैक्सिमम पॉसिबल टाइम, जब फंक्शन रीगेन हो जाए. इट कंसिस्ट ऑफ, क्या होगा इसमें? जॉइंट मोबिलाइजेशन होगा, रीएडिकेशन एक्सरसाइजेज होंगी एंड गेट ट्रेनिंग होगी, चलने में हेल्प करी जाएगी. जॉइंट मोबिलाइजेशन की बात करें तो क्या होता है कि जब हम जॉइंट को वैसे इंजर कर देते हैं तो जो बोन है वो स्टिफ हो जाती है, इमोबिलाइज हो जाता है, उसमें पेन होती है, इंजरी हो जाती है जॉइंट्स में, ठीक है. तो इसलिए हम क्या करते हैं? पैसिव मोबिलाइजेशन करते हैं, ठीक है. और वो कौन करते हैं? जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है. वंस द पेन रिड्यूसेस द पेशेंट इज इनकरेज कि वो खुद से करे, तो उसको एक्टिव मोबिलाइजेशन करते हैं, या फिर उसकी हेल्प करता है असिस्टेंट, तो उसको एक्टिव असिस्टेड मोबिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है. फिर हमारे पास सीपीएम मशीन्स होती हैं, ठीक है. ये क्या करती है? जॉइंट को धीरे धीरे मूव करती रहती है इन प्री डिटरमाइंड रेंज ऑफ मोशन. इसको कहते हैं कॉन्टिन्यूस पैसिव मोशन. टेक्निक्स क्या हो सकती है? हॉट फॉर्मेंटेशन, जेंटल मसाज एंड मैनिपुलेशन भी यूज कर सकते हैं. री-एडिकेशन एक्सरसाइज क्या होती है? कि मसल वेस्ट हो जाती है क्योंकि बहुत दिनों से यूज नहीं किया है, ठीक है. तो दिस कैन बी डन बाय इमोबिलाइजेशन की वजह से हो जाएगी, ठीक है, या फिर रिमूवल ऑफ hence it is desirable that muscle activity is maintained throughout the treatment. तो अगर immobilized है तो हम static contractions करा सकते हैं और after removal of external immobilization हम dynamic contractions करा सकते हैं. During immobilizations क्या है? जो joints हैं वो प्लास्टर के बाहर रखे जाते हैं so that it prevents stiffness and wasting of the muscle. Such movement does not cause deleterious effects on the position of fracture, ठीक है. अब क्या होगा कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इनसाइड द प्लास्टर विदाउट मूविंग द जॉइंट. इसको कहते हैं स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन. आफ्टर रिमूवल ऑफ इमोबिलाइजेशन लिम्ब फ्रॉम इमोबिलाइजेशन वो स्टिफ हो सकता है. स्किन को क्लीन करेंगे, स्केल्स हटाएंगे, हॉट फॉर्मेंटेशन करेंगे, एक्टिविटीज करेंगे, एक्सरसाइज कराएंगे और मसल वेस्टेड होगी ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन, उसको एक्सरसाइज कराएंगे.
Functional use of limb. Once a fracture is on the way to union, at a suitable opportunity the limb is put in a guarded way. ठीक है, लोअर लिम्ब में तो वेट बेयरिंग सपोर्ट हम एकदम से शुरू नहीं करेंगे, एकदम से उसको नहीं बोल देंगे कि खड़े हो जाओ, पहले उसको हम धीरे धीरे सपोर्ट के साथ चलाना शुरू करेंगे, फिर एक पैर पे, फिर दोनों पैर पे। ब्रेस, कैलिपर, कास्ट ये यूज कर सकते हैं, वॉकिंग एड्स यूज कर सकते हैं जैसे क्रचेस, स्टिक। तो ये है फ्रैक्चर। हम देखेंगे न्यूरोवास्कुलर डेफिसिट है, अगर अनडिस्प्लेस है तो इमोबलाइज फिजियोथेरेपी, अगर डिस्प्लेस है तो क्लोज रिडक्शन करेंगे, मैनिपुलेशन या फिर ट्रैक्शन देंगे। अगर वो एक्सेप्टेबल पोजीशन पे है फिर इमोबलाइज करके फिजियोथेरेपी देंगे, अगर इन एक्सेप्टेबल पोजीशन पे अभी ठीक नहीं हो रहा तो ओपन रिडक्शन, इंटरनल फिक्सेशन, फिजियोथेरेपी करेंगे। फिर डिस्प्लेस में अगर हमारा प्राइमरी ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन है कि कुछ फ्रैक्चर्स होते हैं जिनमें डायरेक्टली ओपन ऑरिफ करना पड़ता है तो उनमें फिजियोथेरेपी कर देंगे। ओके सॉरी, मैनेजमेंट ऑफ फ्रैक्चर्स की बात करते हैं तो फ्रैक्चर क्या होता है, एक ओपन वूंड है, कंपाउंड वूंड है, ठीक है, और इसमें क्या होगा, ब्रेक है, हम ओपन फ्रैक्चर्स की बात कर रहे हैं तो उसमें स्किन, सॉफ्ट टिश्यू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कम्युनिकेट करिए तो क्या क्या हो सकते हैं, इन्फेक्शन, ऑस्टियोमाइलाइटिस, ठीक है, इनएबिलिटी टू यूज ट्रेडिशनल मेथड्स, ठीक है, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मैल यूनियन, ठीक है, मैल यूनियन क्या होगा, हो सकता है कि जो पीस ऑफ बोन है हैज लॉस्ट फ्रॉम वूंड एट टाइम ऑफ फ्रैक्चर, तो एक गैप बन जाता है। फ्रैक्चर हीमाटोमा होता है जो ऑस्टोजेनिक पोटेंशियल का होता है, तो ऑस्टोजेनिक पोटेंशियल जो है वो लूज हो जाता है फ्रैक्चर का। वैस्कुलर कवरिंग्स जो होती है वो सो इम्पॉर्टेंट होती है, अगर वो मिसिंग हो तो भी बोन नहीं मिलेगी या फिर गलत मिलेगी या फिर सेकेंडरीली अफेक्टेड हो, तो ये सबके सब फ्रैक्चर को मैल यूनियन और नॉन यूनियन की तरफ धकेल सकते हैं, ठीक है। ओपन फ्रैक्चर 3 तरह के होते हैं, टेबल 3.4, ठीक है। पहला होता है ओपन फ्रैक्चर की गस्टिलो एंडरसन क्लासिफिकेशन, ठीक है। स्किन वुड लेस देन 1 सेंटीमीटर है, क्लीन है, सिंपल फ्रैक्चर है, ठीक है, तो टाइप 1 है। अगर मोर देन 1 सेंटीमीटर है, सॉफ्ट टिश्यू नॉट एक्सटेंसिवली डैमेज, सिंपल फ्रैक्चर पैटर्न है, तो 2 है। थर्ड है जब हाई एनर्जी डैमेज है, एक्सटेंसिव सॉफ्ट टिश्यू डैमेज है, मल्टी फ्रैगमेंट्री फ्रैक्चर है, ठीक है, बोन लॉस है, सीवियर क्रश इंजरी है, वैस्कुलर इंजरी है, ठीक है, तो टाइप 3 हो गया। अब टाइप 3 के भी ABC होते हैं। ए क्या है कि एडिक्वेट टिश्यू बोन कवरेज है, ठीक है, पर एक्सटेंसिव टिश्यू डैमेज है। फिर बी है एक्सटेंसिव सॉफ्ट टिश्यू इंजरी विद पेरियोस्टियल स्ट्रिपिंग एंड बोन एक्सपोजर, और बोन के ऊपर सॉफ्ट टिश्यू नहीं रहा और जो पेरियोस्टियम है वो स्ट्रिप कर गई है। फिर थर्ड है कि हाई एनर्जी इंजरी है इन्वॉल्विंग एक्सटेंसिव टिश्यू डैमेज, ठीक है। ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ओपन को पहले क्लोज में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। पहला होता है इमरजेंसी फेज। इमरजेंसी फेज में क्या होता है, द साइट ऑफ एक्सीडेंट हम ब्लीडिंग को स्टॉप करेंगे बाय अप्लाइंग द प्रेशर, पर इतना टाइट प्रेशर भी नहीं लगाना है, ठीक है। द वुंड इज वॉश्ड, फिर फ्रैक्चर को स्प्लिंट करेंगे। एट अ टाइम क्या हो सकता है कि अ पीस ऑफ बोन डिविएट ऑफ डिवाइड ऑफ ऑल सॉफ्ट टिश्यू अटैचमेंट्स में बी लाइंग आउट ऑफ द वूंड, तो उसको भी वॉश करके हॉस्पिटल ले जाना है ताकि इसको रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रैक्चर में यूज कर सके। इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जाना है तो ओपन फ्रैक्चर्स आर एसोसिएटेड विद न्यूरोवास्कुलर इंजरीज, तो ये हमें इवेलुएट करना है। वूंड केयर करनी है, स्टेराइल ड्रेसिंग करनी है एसेप्टिक कंडीशंस में, ठीक है। बोन गेटिंग आउट ऑफ द स्किन causes stretching of skin around the wound. Replacing the projecting wound is necessary to avoid devascularization of skin. So piece of wound with intact soft tissue attachments hanging out of the wound should be washed and put back into the wound under aseptic condition. Splintage करेंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे जैसे सिफैक्सिलिन, क्या ये सेफेलोस्पोरिन, अमीनोग्लाइकोसाइड्स भी दे सकते हैं, 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन भी दे सकते हैं। टेटनस प्रोफाइलैक्सिस देंगे, एनाल्जेसिक्स देंगे, एक्सरे देंगे। डेफिनेटिव केयर पे आते हैं तो इसमें हम क्या देखते हैं, तो हमें 2 लोगों की जरूरत होती है, ऑर्थोपेडिक सर्जन और अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट टिश्यू डैमेज हो रहा है तो प्लास्टिक सर्जन की, ताकि वो फ्लैप रिकंस्ट्रक्शन कर सके हम, ठीक है। तो लॉन्गर द बोन इज आउटसाइड एक्सपोज टू द एनवायरमेंट, उतना ही ज़्यादा नॉन यूनियन के चांसेस बढ़ जाएंगे।
वूंड केयर की बात करते हैं तो डिब्राइटमेंट करते हैं और सब्सिक्वेंट केयर करते हैं। डिब्राइटमेंट में क्या करेंगे, देयर मे ओनली बी अ पंक्चर वूंड नीडिंग मिनिमल डिब्राइटमेंट, इरिगेशन एंड वूंड क्लोजर, या फिर लिम इतना बुरा होगा कि रिपीटेड डिब्राइटमेंट करना जरूरी है। तो स्किन को एज लिटिल एज पॉसिबल एक्सरसाइज करना है, मसल और फेशिया को लिबरली जितना आपको डैमेज दिख रहा है वो करना है। रिलायबल इंडिकेटर क्या होता है, वाइबिलिटी ऑफ मसल एंड इट्स कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी ऑन पिंचिंग इट और विद अ फोर्सेप्स। अगर फोर्सेप्स को पिन करते हैं और मसल कॉन्ट्रैक्ट रहती है तो इसका मतलब कि अभी भी वायबल है मसल, ठीक है। अगर टेंडन लैसरेटेड है तो उसको कट कर देंगे, नॉन अब्जॉर्बेबल सूचर्स लगा देंगे। कट एंड ऑफ टेंडन में बोन्स आर क्लीन विद नॉर्मल सेराइन, जो एंड मार्जिन हैं, ठीक है। बोन फ्रेगमेंट्स अटैच विद सॉफ्ट टिश्यू इज रिप्लेस्ड एट द साइट ऑफ इंजरी। स्मॉल फ्रेगमेंट्स विदाउट सॉफ्ट टिश्यू अटैचमेंट फेंक दो। Some limbs is so badly injured that prospects of salvaging the limb is reasonable, function is poor, तो straight away amputation कर दो, ठीक है। फिर डिसाइसिव डेफिनेटिव वूंड मैनेजमेंट क्या है, क्लोजर किया, प्राइमरी क्लोजर किया, स्किन सूचर कर दी, ठीक है, क्लीन कर दिया वूंड्स को 6 to 8 hours बाद, ठीक है। डिब्राइड आफ्टर डिब्राइडमेंट इन ऑल वूंड्स डिब्राइड आफ्टर 6 to 8 hours, इमीडिएट क्लोजर शुड नॉट बी डन, ठीक है, वरना इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। वो सेकेंडरी इंटेंशन से हील हो जाते हैं, उनको अलाउ करने देना चाहिए, ठीक है। फिर फ्रैक्चर मैनेजमेंट होता है, इन स्पाइट ऑफ बेस्ट डिब्राइडमेंट फ्रैक्चर इज पोटेंशियली इन्फेक्टेड, ठीक है। तो नॉन ऑपरेटिव मेथड जैसे क्लोज फ्रैक्चर्स हैं यूजुअली गिव गुड रिजल्ट्स, ठीक है। इन केस ऑफ ऑपरेटिव रिडक्शन कंसिडर करना चाहिए कि वूंड हील कर जाएगा बिफोर इंटरवीनिंग, हमें कंसिडर करना चाहिए कि वूंड हील कर जाएगा बिफोर इंटरवीनिंग, ठीक है। जहाँ पे एक्सटेंसिव डैमेज है तो एक्सटर्नल फिक्सेशन कर देंगे और गुड केयर ऑफ वूंड लेंगे। तो पहला हो गया इमोबिलाइजेशन इन प्लास्टर, प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज कर सकते हैं, ठीक है। पिन्स एंड प्लास्टर यूज कर सकते हैं, ये है पिन्स एंड प्लास्टर, पिन्स लगा दिया उसके ऊपर प्लास्टर कर दिया, ठीक है। वूंड डिब्राइडमेंट हो गया, स्मॉल पंक्चर वूंड है तो ऐसे एज इट इज जो क्लीन लैसरेटेड वूंड है प्राइमरी क्लोजर, डाउटफुल वूंड है 2-3 दिन ऑब्जर्व करो, नॉन इन्फेक्टेड है तो डिलेड प्राइमरी क्लोजर, अगर इन्फेक्टेड है तो सेकेंडरी क्लोजर। इन्फेक्टेड वूंड है तो हम कैसे करेगा ये, हीलिंग बाय सेकेंडरी इंटेंशन, ठीक है। फिर हम स्केलेटल ट्रैक्शन दे सकते हैं वही ईट वगैरह से, ठीक है। फिर हम एक्सटर्नल स्केलेटल फिक्सेशन कर सकते हैं होल सर्कमफ्रेंस ऑफ द लिम्ब पे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। इंटरनल फिक्सेशन बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गया आजकल के दौर में, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओपन फ्रैक्चर्स आने लग गए हैं और दे आर अर्ली इनफ, मतलब कि वो इतनी जल्दी आ जाती है कि हम उनमें प्राइमरी इंटरनल फिक्सेशन कर सकते हैं। सो हम इंट्रामेडुलरी फिक्सेशन करेंगे, रिहैबिलिटेशन करेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देता है। रिहैबिलिटेशन की बात करते हैं तो हमने कहा था जॉइंट मोबिलाइजेशन करेंगे, मसल एक्सरसाइजेस कराएंगे, आफ्टर रिमूवल ऑफ इमोबिलाइजेशन तब भी एक्सरसाइज करेंगे, एंड एडवाइस रिगार्डिंग मोबिलाइजेशन ऑफ द इंजरी।